नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरिट मंत्रा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नवर्तन मीणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग निरंतर अपने संजीवनी बैच की क्लासें लगा रहे हैं। 3 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, उनके पीवाईक्यूज को कवर कर लिया है, उनके सारे शॉर्ट नोट्स को कवर कर लिया है। आज की अपनी जो क्लास होने वाली है वो अपवाद तंत्र के ऊपर होने वाली है। इस अपवाद तंत्र की क्लास को अपन लोग काफ़ी ज़्यादा बेसिक से शुरू करेंगे, यानी कि आज की क्लास पूरी बेसिक्स के ऊपर होने वाली है। कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, कौन सी अरब सागर में है, कौन सी आंतरिक अपवाद तंत्र की है, इन सब के ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। इस कंप्लीट क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगा। साथ ही में इस क्लास के बीच में ही मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर देने वाला हूँ, जिससे कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट भी करेंगे बीच में, जो सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। और वो पूरी अनाउंसमेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है, यानी कि वो चीज़ आपको एकदम फ्री में मिलने वाली है। अब आखिरकार वो चीज़ क्या है, तो क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। और यदि क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अफवाह तंत्र के इस टॉपिक को अपन लोग काफ़ी डिटेल में फ्लो चार्ट्स हो चुके हैं। फिर उसके बाद में प्रश्न उत्तर तो खैर अपने को करना ही है, ताकि अपना रिवीजन साथ में हो जाए। इसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद में कंप्लीट पीवाईक्यू का, वैसे जैसे अभी भौतिक प्रदेश की मैराथन आई है उस तरीके से अपने इसकी भी मैराथन आ जाएगी अफवाह तंत्र की। चलिए अपन लोग सबसे पहले नंबर की स्लाइड को चेक करते हैं। पहली स्लाइड में आता है अपने का क्रमवार अपवाद तंत्र, यानी कि अपवाद तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आ जाता है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, उसके बाद अरब सागर में गिरने वाली सारी नदियाँ, और आती है आंतरिक अपवाद तंत्र। तो हम लोग जो है यहाँ पर सारी नदियों को एक एक करके क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि बंगाल का अपवाह तंत्र जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आराम से इसको पहले समझेंगे। तो ये कितना प्रतिशत है? 22%। कुल 100% में से 22% कौन सा है? केवल बंगाल का अपवाह तंत्र है। जिसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो उसके अंदर अपनी चंबल नदी है, बनास नदी है, बाणगंगा नदी है। 3 नदियाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंबल, बनास और बाणगंगा। इसके बाद देखो ये अपने जो है बेसिन भी है, चंबल और बनास बाणगंगा 2 बेसिन भी है। ये अपने पूर्वी मैदानी प्रदेश के बेसिन भी है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो चंबल, बनास, बाणगंगा हो चुकी है। अब देखो गंभीर, बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मानसी, काली सिंध, पार्वती और कुन्नू, ये नदियाँ किस में है? अपने बंगाल की खाड़ी में। इनके अलावा भी छोटी मोटी नदियाँ और भी है, जैसे गुंजली हो चुकी है, चाकण हो चुकी है, बामणी हो चुकी है, ईज हो चुकी है, आलनिया हो चुकी है, चंद्रभागा हो चुकी है, ढूंढ हो चुकी है, कालीसील हो चुकी है, ठीक है, और मोरेल हो चुकी है। और अगर यहाँ देखें अपन लोगों ने, तो एक गंभीर जो सहायक नदी है, इसको थोड़ा ज़्यादा याद रखना, क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती है अपने, तो जैसे अट्टा, माची, बेसावर, ठीक है, भद्रावती, बरखेड़ा और पार्वती टू। पार्वती टू है, ये पार्वती एक है। एक पार्वती तो आपके हाड़ौती प्रदेश में है, ये आपके जो है पूर्वी मेवात प्रदेश में है, इसलिए ये पार्वती टू के नाम से इसको यहाँ पे इंगित किया गया है। फिर से इस बात को आप समझो कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अलग है और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ अलग है। जिसमें सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी वाली नदियों को अगर समझते हैं, तो यहाँ देखो चंबल, बनास और बाणगंगा नदियाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी एक गंभीर नदी है, और उस गंभीर की सहायक नदियाँ जो है वो अट्टा, माची, बेसावर, भद्रावती, बरखेड़ा और पार्वती टू है। उसके बाद हम देखते हैं बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, डाई, मानसी, काली सिंध, पार्वती, कुन्नू, ये सारी नदियाँ कौन सी? ये पार्वती अलग है और ये पार्वती अलग है, थोड़ा याद रखना। गुंजाली, चाकण, बामणी, ईज, आलनिया, चंद्रभागा, ढूंढ, कालीसिल, मोरेल। सबसे बड़ी बात, अपन लोग जो है इन सबको एक एक करके डिटेल में समझेंगे, हर एक नदी को। एक भी नदी को ऐसा नहीं है कि अपन केवल नाम पढ़ के छोड़ देंगे, नहीं, हर नदी को डिटेल में समझेंगे, कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ से गुजरती है, सब पढ़ेंगे। इसके बाद अरब सागर वाली को देखते हैं, और अरब सागर पर 17.8% क्या है आपका? अरब सागर का अपवाह तंत्र है। बंगाल की खाड़ी का कितना है? 22%। अरब सागर का कितना है? 17.8%। नदियों की बात करें तो माही, साबरमती, लूनी और पश्चिमी बनास 4 ही नदियाँ प्रमुख है इसकी। बाकी की नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ है, यानी कि 4 बड़ी नदियाँ है, माही, साबरमती, लूनी और पश्चिमी बनास। माही की सहायक नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद अपन साबरमती की भी देखेंगे नदियाँ, पश्चिमी बनास की भी देखेंगे, और लूनी नदी की भी सहायक नदियाँ देखेंगे। माही नदी की जो सहायक नदी है वो सोम और जाखम तो सबको याद ही है। साथ में आपको चाप, मोरेन, एराव, ईरू, बादर और हरन लाखन, ये नदियाँ भी याद रखनी है। उसके अलावा साबरमती की अगर सहायक नदियों की बात करें, तो देखो मेवा, माजम, वेत्रक, हतमती, मधुमती, हरनाव, सेई, मानसी और वाकल नदियाँ क्या है? अपने साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। लूनी नदी की सहायक नदी की बात करें तो लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, जोजड़ी, जवाई, खारी, ये सारी नदियाँ किसकी है? अपने लूनी नदी की है। उसके बाद पश्चिमी बनास की देखो कुकड़ी नाड़ी,
धारखोल नाड़ी, गोहलान नाड़ी और सीपू यानी कि सूकली। ये देखो, ये यहाँ पर एक सूकड़ी नदी है और एक सूकली नदी है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। सूकली और सूकड़ी नदी को आप लोगों में कंफ्यूज नहीं होना है। सूकली आते हैं तो पश्चिमी बनास है और सूकड़ी आते हैं लूणी है। सारी डी 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 वाली नदियाँ कहाँ पर गई? आपके लूणी के अंदर आ चुकी है। सारी नाड़ी वाली नदियाँ कहाँ पर गई? पश्चिमी बनास के अंदर आ जाती है। ये थोड़ा सा आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। तो अपनी जो है अरब सागर का अपवाह तंत्र हो चुका है, अपने बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी अपन लोगों ने केवल बेसिक समझा है, डिटेल में समझना अभी बाकी है। ठीक है, अभी तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर भी बाकी है। देखो, प्रमुख नदियों की बात करें तो घग्गर, कांतली, कांकने, आंतरिक अपवाह तंत्र में प्रमुख नदियों के ऊपर बात कर रहे हैं अपन लोग, जिसका 60.2% क्या है? आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। देखो, सर्वाधिक कौन सा अपवाह तंत्र है? तो आंतरिक अपवाह तंत्र है। ठीक है, और अगर बाह्य अपवाह तंत्र में सर्वाधिक कौन है? बंगाल की खाड़ी वाली। ठीक है, अरब सागर और इनके अंदर कौन है सर्वाधिक? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक चीज़ को याद रखो, आंतरिक अपवाह तंत्र आपके राजस्थान में सर्वाधिक बड़ा यानी कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसके अंदर घग्गर, कांतली, काकनी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल, खारी, साबी और खंडेला नदियाँ यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसके बाद देखो, यहाँ पे आपको एक डायग्राम से भी थोड़ा बहुत समझाया गया है कलर के माध्यम से। जैसे अपन ने ग्रीन कलर अरब सागर के लिए यूज़ किया, तो ग्रीन कलर 17.8, ये बंगाल की खाड़ी के लिए 22.2, अरब सागर आंतरिक के लिए आपके 60.2, ये आपके ऑरेंज कलर के अंदर अपन ने अभी समझाया है। ठीक है, ये आपके चित्र के द्वारा भी थोड़ा बहुत समझाया गया है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपने कि अब जो राजस्थान का अपवाह तंत्र है, उसकी कुछ मुख्य नदियाँ हैं, इनकी ऐसी कुछ ऐसी नदियाँ जिनकी थोड़ी अलग से विशेषताएं आपको याद रखनी है। जिससे आप यहाँ पर इसको सबसे पहले समझते हैं, यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट को। इसमें यहाँ पर देखो, सबसे पहले कहा गया है कि आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी की। सर ये तो अभी पढ़ के आए थे, फिर से क्यों लिख दिया? तो ये नदियाँ तो इसके अंदर है ही सही, ये सारी सारी रूपारेल वगैरह। ठीक है, माही, साबरमती, लूणी, पश्चिमी बनास। ठीक है, चंबल, बनास, बाणगंगा, गंभीरी, बेड़च और मैनाल, कोठारी, खारी, ये सारी नदियाँ तो इसके अंदर है। अब अपन ने इनको वापस क्यों लिखा है? तो देखो, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है खारी। खारी नदियाँ आपके आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर है। खारी आपके अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंदर है, जो लूणी की सहायक है। और एक खारी यहाँ पर भी है, जो बनास की सहायक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जो देखो, खारी आंतरिक में भी है, खारी आपके अरब सागरीय में भी है, और खारी जो है आपके बंगाल की खाड़ी वाले के अपवाह तंत्र में भी है। यानी कि जो खारी नदी है वह तीनों तंत्रों के संगम में है। महत्वपूर्ण बात को अगर अपन इसकी समझे तो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो तीनों अपवाह तंत्रों में क्या है? विद्यमान है, वो कौन सी है? खारी है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो तीनों अपवाह तंत्र में, वो कौन सी है? खारी है। यहाँ देखो नेक्स्ट कि अगर आप यहाँ देखते हो तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जिससे क्या निकलते हैं? तीनों अपवाह तंत्र निकलते हैं, यानी कि तीनों अपवाह तंत्र विद्यमान है, वह कौन सा है? अजमेर। यानी कि एक ऐसी नदी जिसमें जो तीनों अपवाह तंत्रों में स्थित है, यानी कि अलग अलग है नदी पर नाम वे सेम है, नाम सेम है, नदियाँ अलग अलग है। तो खारी नाम की जो नदियाँ हैं वो तीनों अपवाह तंत्र के अंदर है। वहीं तीनों अपवाह तंत्र अजमेर जिले से होकर जरूर गुजरते हैं। तीनों अपवाह तंत्र की नदियाँ जो है अजमेर जिले से कन्फर्मली गुजरती है। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा विशेषकर ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पर अगर देखें तो दिशा विशेष के बारे में अगर आप समझते हो तो एकमात्र नदी जो उत्तर से प्रवेश करती है, घग्गर। ठीक है, उत्तर से प्रवेश करने वाली घग्गर नदी। और राजस्थान की एकमात्र नदी जो उल्टे यू आकार में बहती है, यानी कि दक्षिण की ओर वापस दक्षिण से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर थोड़ी सी बहकर फिर पुनः वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, कौन सी है? माही नदी है। और एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, वो है आपकी चंबल नदी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पर कुछ दिशाओं के अनुसार देखें तो देखो, उत्तर में कौन है? घग्गर, और पूर्व में कौन है? बाणगंगा, बनास, गंभीर, चंबल हो चुकी है। वही दक्षिण में माही, और पश्चिम में बड़ी नदियाँ कौन सी है? लूणी और पश्चिमी बनास। मैंने बड़ी नदियाँ बोली है, छोटी की बात नहीं की है मैंने। ठीक है, आगे अपन देखते हैं ऐसी नदियाँ जो यमुना में मिलती है। यमुना में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो राजस्थान की केवल 3 ही नदियाँ यमुना में मिलती है, चंबल, बाणगंगा और गंभीर। कौन कौन सी है? चंबल, बाणगंगा और गंभीर। फतेहाबाद के अंदर कौन सी नदी मिलती है? बाणगंगा। मैनपुरी के अंदर कौन सी नदी मिलती है? गंभीरी नदी। और मुरादगंज में कौन सी नदी मिलती है? चंबल नदी। मुरादगंज सब कहाँ पर है? यूपी के अंदर है। यमुना नदी के अंदर ये सब कहाँ पर मिलती है? इटावा के अंदर। देखो, इटावा में कौन सी नदी निकलती है? आपके यमुना नदी निकलती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुरादगंज के अंदर जो है आपके यमुना नदी में कौन मिलती है? चंबल नदी। और उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के अंदर कौन मिलती है? बाणगंगा। और मैनपुरी यूपी में कौन मिलती है? गंभीर नदी है। किस में जाके मिल जाती है? यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। नेक्स्ट अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि
यहाँ पर देखो एक और चीज़ है कि सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली नदियाँ, जो लूणी नदी है वो 7 जिलों में प्रवाहित होती है। बनास नदी राजस्थान के 6 जिलों में होती है, लेकिन नवीनतम जिले बनने के बाद 7 जिले हो चुके हैं। चंबल नदी भी आपके 6 जिलों में प्रवाहित होती है। तो वर्तमान में तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ ले सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली नदी, तो आपकी लूणी नदी आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो, आपकी राजस्थान की नदियाँ, उनकी विशेषताओं के ऊपर अपन चर्चा करें तो सबसे पहले अपन कांतली नदी को अगर देखते हैं, तो जो कांतली नदी है, आपकी कांतली नदी, ये झुंझुनू के अंदर जो है गुजरती है। और ये झुंझुनू को क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। झुंझुनू को क्या कितने भागों में बांटती है, 2 भागों में बांटती है। अपने पिछली क्लास में कांतली नदी को समझा, इसके अपवाद क्षेत्र को अपन तोरावटी प्रदेश कहते हैं। साबी नदी की बात करें तो यह उत्तर दिशा की ओर बहती है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि इसका क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ऐड किया गया है। मोरेल नदी की बात करें तो मोरेल नदी आपके सवाई माधोपुर के अंदर निकलती है, ठीक है, यानी कि मोरेल वहाँ से निकलती है और वहाँ पर एक बांध बनाया गया है, मोरेल बांध। मोरेल नदी जो है सवाई माधोपुर से गुजरती है, तो उस जगह पर कौन सा बांध बनाया गया है, मोरेल बांध बनाया गया है। कौन सा बांध, मोरेल बांध। नेक्स्ट अपन देखते हैं सहोदरा नदी। जो सहोदरा नदी है, इस पर कौन सा बांध बना हुआ है, टोरडी सागर बांध बना हुआ है, जो कहाँ बना हुआ है, टोंक में बना हुआ है। कौन सा बांध, टोरडी सागर बांध। ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये बेसिक क्लास है, आज की क्लास पूरी कंप्लीट बेसिक और PYQ पे होगी छोटे मोटे से। कल की क्लास में अपन बंगाल की खाड़ी वाले अपवाद तंत्र को कवर करने का पूरा कोशिश करेंगे भी, सारी बंगाल की खाड़ी की नदियाँ जो है एक ही क्लास में कवर हो जाए। देखो बांध के बारे में बात करें, कुछ सीमाओं की बात करें तो ईसरदा बांध कहाँ पर है, आपके बनास नदी पर बना हुआ है, जो सवाई माधोपुर के अंदर है। सीमा की भी बात करनी है अपने को, तो देखो टोंक और सवाई माधोपुर की सीमा पर स्थित है, यानी कि 2 जिलों की सीमा पर कौन सा बांध स्थित है, ईसरदा बांध। कितने जिलों की, 2 जिलों की। कौन कौन से जिले, आपके टोंक हो चुका है और एक सवाई माधोपुर हो चुका है, ठीक है। वैसे प्रमुख तो ये ज़्यादातर तो सवाई माधोपुर में है, लेकिन कुछ सीमा इसकी टोंक की अड़ रही है, इसीलिए टोंक और सवाई माधोपुर अपन इसे कह सकते हैं। जैसे एक मोरेल बांध भी है, अपन पढ़ के आए थे, जो आपके मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है। ये दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना हुआ है। वैसे एक टोरडी सागर बांध है, जो सहोदरा नदी पर बना हुआ है। ये अजमेर और टोंक की सीमा पर बना हुआ है। किसकी सीमा पर, अजमेर और टोंक की सीमा पर बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, जिलों को 2 भागों में बांटने वाली नदियाँ कौन सी है, एक बनास है, एक कांतली है, जो झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है। बनास जो है अपने टोंक को 2 भागों में बांटती है, और टोंक के अंदर ही बनास पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध, बिसलपुर बांध। ये कहाँ पर बना हुआ है, आपके टोंक के अंदर बना हुआ है। नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे, और राजस्थान में नदियों का तुलनात्मक विवरण समझना है अब अपने को। तुलनात्मक विवरण का मतलब कि इनके अंदर कितनी जल उपलब्धता होती है, कितना कैचमेंट एरिया है, कितनी इनकी नदी बेसिन कितना बड़ा है, अपवाद तंत्र कितना है इनका, इन सबको समझना है। चंबल नदी का अपवाद तंत्र की अगर हम बात करें तो चंबल नदी का जो अपवाद तंत्र है वो 20.90 है। वही लूणी नदी का 10.40% है, बनास का 9.80 है, और माही का 4.80 है। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, क्रम से याद रखना है कि सर्वाधिक जो है आपके किसका जो है अपवाद तंत्र है, तो चंबल नदी का है, और सबसे कम किसका है, माही नदी का है। ये बड़े बड़ी नदियाँ हैं, इसीलिए अपने को इनको याद में रखना है। ये 4 नदियाँ क्या है, सबसे बड़ी है। अब अपन लोगों ने इनका बेसिन भी पढ़ा था, जैसे लूणी बेसिन, ठीक है, बनास बाणगंगा बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन। लूणी के अपवाद क्षेत्र को गोरवाड़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। ये जो नदी है ये आपके 7 जिलों से गुजरती है। बनास आपके 6 जिलों से निकल रही है, अभी वर्तमान के 7 जिले हो चुके हैं। चंबल आपके 6 जिलों से गुजरती है, जो दक्षिणी दिशा से प्रवेश करके उत्तर पूर्व की ओर गुजर जाती है, ठीक है। जो आपकी लूणी नदी है ये आपके आपके अरब ये खंबात के कच्छ के रण के अंदर गिरती है। किसमें, कच्छ की खाड़ी के अंदर आपकी कौन सी नदी गिरती है, लूणी नदी गिरती है। अब देखो अपन देखते हैं उपलब्धता के आधार पर, जैसे माही नदी भी अपन लोग पढ़ी ली है, ये यू आकार की नदी है, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं अपन लोग उपलब्धता के आधार पर। तो चंबल नदी की अगर हम बात करते हैं तो चंबल नदी की उपलब्धता यानी कि जल उपलब्धता, सर्वाधिक जल जो है चंबल नदी में आता है। उसके बाद बनास नदी, ये डाटा याद हो नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद माही नदी, उसके बाद लूणी नदी। तो आपको इतना से याद रखना है, सर्वाधिक जल उपलब्धता के आधार पर अगर देखें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल है। सबसे बड़ी कौन सी है, चंबल। और नेक्स्ट कौन सी आती है, बनास। कौन सी है, बनास। 3rd नंबर पे माही, और 4th नंबर पे लूणी। इसके बाद देखो कैचमेंट एरिया की बात करें, जल ग्रहण क्षमता की, तो लूणी, बनास, चंबल, माही, ये इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन सर्वाधिक पूछे जाते हैं। इस चार्ट से आपकी मैं कहता हूँ एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप एक क्वेश्चन बनने के चांस सर्वाधिक होते हैं। ऐसे मैंने 2-3 क्वेश्चन जो है PYQ के अंदर आ चुके हैं, तो मैंने उनको यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो आप लोग जो अभी उसको करेंगे तो अपने को पता चल जाएगा कि आपका रिविजन कितना बेहतर हुआ है। अभी अपन लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके कैचमेंट एरिया है, इनकी जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर देखें तो लूणी जो है ये आपके 3400 जो है 34,000
मिलीलीटर जल ग्रहण यानी कि लीटर जो है जल ग्रहण धारण क्षमता है। ठीक है, इसके अलावा बनास नदी की बात करते हैं, ये सर उसके बाद सेकंड नंबर पे, चंबल थर्ड नंबर पे, माही फोर्थ नंबर पर है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद देखो नदी बेसिन के आधार पर देखें तो लूनी, बनास, चंबल, माही ये का यही इसके अंदर फॉर्मेट है। तो नदी बेसिन और कैचमेंट एरिया का सिस्टम एक ही है, लेकिन जल उपलब्धता जो है उसके अंदर अलग सिस्टम है। उसमें चंबल फर्स्ट पे ही है, लेकिन बनास और माही और लूनी सबसे लास्ट में है। इसके अंदर लूनी फर्स्ट में है और माही लास्ट में है। ये आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान में रखना है। अब देखो महान जल विभाजक रेखा और अपवाह तंत्र। जल विभाजक रेखा अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसे कहते हैं, अरावली को कहते हैं। किसे कहते हैं, अपने अरावली को जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये अरावली रहा, इसी अरावली के अंदर सांबर झील उपस्थित है। अपने को पता है इसके अरावली के बीच में सांबर झील भी स्थित है। ठीक है, और यह जल विभाजक रेखा में अवस्थित है सांबर झील। देखो जल विभाजक रेखा के पूर्व दिशा में तो बनास नदी गुजर रही है जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाती है, वही लूनी साबरमती अरब सागर की ओर जाती है। यह क्या है, महान जल विभाजक रेखा है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने राजस्थान से अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है, कच्छ की खाड़ी 225 किलोमीटर दूर है, खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर दूर है, वही बंगाल की खाड़ी 2400 से 2900 किलोमीटर दूर है। कौन, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कितना है, 400 किलोमीटर दूर है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वाला आपको याद रखना है, अरब सागर 400 किलोमीटर दूर है और बंगाल की खाड़ी वाला आपके 2400 से 2900 किलोमीटर दूर है। ठीक है, कच्छ के रण में कौन गिरती है, लूनी नदी गिरती है। कच्छ की खाड़ी में कौन गिरती है, पश्चिमी बनास। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, कच्छ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद उसका रण आ जाता है। ठीक है, खाड़ी के बाद में रण के बाद में क्या आता है, खाड़ी। सबसे पहले रण आता है, उसके बाद खाड़ी आ जाती है। ठीक है, खंभात की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पर माही और साबरमती नदी गिरती है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, अगर ऑप्शन में पश्चिमी बनास नहीं है, लूनी है, तो आपको लूनी लगाना है। ठीक है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, दोनों एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। अब देखो सबसे पहले अपना प्रश्न उत्तरों को करना शुरू करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपको क्लास अच्छी लग रही है, ठीक है, क्लास छोटी होगी लेकिन क्लास के अंदर मैटर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये क्लास छोटी इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अपन लोग पार्ट्स में क्लासों को रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बंगाल की खाड़ी की आधी नदियाँ पढ़ ली, आधी कल पढ़ेंगे, या फिर आज की क्लास में थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं बाकी का कल पढ़ेंगे, नहीं, सिस्टम से चलेंगे। ये फर्स्ट क्लास हमेशा बेसिक्स की रखेंगे, हर एक टॉपिक के बेसिक को कवर करेंगे। उसके बाद देखो फर्स्ट क्लास में जब अपना बेसिक कवर हो जाता है तो फिर उसके बाद अपन सेकंड नंबर पे बंगाल की खाड़ी को देखेंगे। किसे देखेंगे, बंगाल की खाड़ी की नदियों को। थर्ड क्लास लेंगे तो उसमें अरब सागर को देख लेंगे। फोर्थ क्लास लेंगे तो उसके अंदर कुछ और टॉपिक्स बच जाते हैं तो उनको कवर कर लेंगे, या फिर नहीं तो PYQ खत्म कर लेंगे। तो कहने का मतलब जो है, जिस क्लास जैसे अभी भौतिक प्रदेश अपन ने की है तो फर्स्ट क्लास कंप्लीट बेसिक पे गई, सेकंड क्लास मरुस्थल के 2 बड़े बड़े पार्ट थे उनको कवर किया, थर्ड क्लास तक मरुस्थल खत्म हुआ, फोर्थ क्लास में अपन ने अरावली थी उसको खत्म किया, फिफ्थ क्लास के अंदर अपन ने नदियों को खत्म किया, अपने मैदानी क्षेत्र को, और सिक्स्थ क्लास के अंदर हाड़ौती को, और ज़्यादा ही छोटी थी इसलिए अपन ने क्या किया, उसके अंदर PYQ लगा दिए। तो इसी तरीके से अपन लोग जो है हर टॉपिक के साथ में करेंगे ताकि आपके रिवीजन भी साथ में हो जाए, आपको पता चल जाए कैसा क्वेश्चन बनता है, आपको पता चल जाए आपके नोट्स कैसे है। हर चीज़ को बड़े आराम से क्लियर करेंगे, अपने कोई जल्दीबाजी नहीं है। किसी को अगर जल्दीबाजी है, कोई चाहता है कि सर फटाफट मैराथन लगा दो और एक सिलेबस कवर करवा दो, तो उसके लिए तो भाई आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है हर एक स्टूडेंट को लेके चल रहे हैं। जो स्टूडेंट कभी उसने ज्योग्राफी पढ़ी नहीं है, यानी कि 0 लेवल का जो स्टूडेंट है वो भी इन क्लासों को देखेगा तो वो भी अपर लेवल का स्टूडेंट बन जाएगा, और जो ऑलरेडी ही हीरो लेवल का स्टूडेंट है वो और भी ज़्यादा अपर लेवल का बन जाना चाहिए। यानी कि हर चीज़ अपनी बेसिक से लेकर 0 से लेकर हीरो बनना है अपने को। ठीक है, यानी कि क्लियर होना चाहिए अपना बेसिक, सबसे महत्वपूर्ण बात है। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं, बातें तो बहुत ही करते रहेंगे। राजस्थान में किस अपवाह तंत्र का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक किसका है, आपके आंतरिक अपवाह तंत्र का। कितना है, 60.2। कितना है, 60.2% है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, राजस्थान की नदियों को कितने अपवाह तंत्रों में विभाजित किया गया है, कितने अपवाह तंत्रों में किया गया है, 3 कौन कौन से है, तो अपन ने देखा था सबसे पहले बंगाल की खाड़ी, कौन सा, बंगाल की खाड़ी वाला। दूसरे नंबर पर अरब सागर वाला, कौन सा, अरब सागर वाला। तीसरे नंबर पर आंतरिक, कौन सा, आंतरिक। ठीक है, ये चारों के चारों, तीनों के तीनों क्या है, अपने अपने अपवाह तंत्र हो चुके हैं। अब देखो वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है, कहाँ से, दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर निकल जाती है, यानी कि इधर की साइड में प्रवाहित होती है और वापस से पुनः दक्षिण की तरफ निकल जाती है। ऐसी नदी कौन है, आपकी माही नदी, जो उल्टे यू आकार की तरह बह रही है। ठीक है, उल्टे जो कर्क रेखा को भी 2 बार काटती है, उल्टे यू आकार की बहती है, दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहकर फिर वापस से दक्षिण में निकल जाती है, कांठल की गंगा हो चुकी है। ये सब कुछ किसे कहते हैं, माही नदी को कहते हैं।
राजस्थान की वह नदी जो अपने प्रवाह क्षेत्र में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांठल की गंगा कहलाती है, माही नदी कहलाती है। कौन सी नदी है? माही नदी कहलाती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं निम्न में से कौन सी नदी यमुना में मिलती है। तो यमुना में मिलने वाली नदियों के ऊपर अपन ने चर्चाएं कर ली है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? तो सबसे पहले अपन लोग देखेंगे बाणगंगा, उसके अलावा एक है चंबल, ठीक है, एक कौन सी है? चंबल, और एक है आपके गंभीर नदी। ये सारी की सारी नदियाँ किस में गिरती है? आपके यमुना, सॉरी, किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। देखो राजस्थान में महान जल विभाजक रेखा कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं? महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। इसके मध्य में कौन स्थित है? आपके सांबर झील। कौन सी? सांबर झील है जो इसके मध्य में स्थित है, ठीक है, ये आपके याद रखना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सांबर झील निम्न में से कौन सी भौगोलिक रेखा पर अवस्थित है? क्या कर्क रेखा पर अवस्थित है? नहीं। क्या 70 डिग्री देशांतर पर? नहीं। जल विभाजक रेखा पर अवस्थित है। किस पर? जल विभाजक रेखा पर। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये किसी एग्जाम में नहीं आया, बाकी क्वेश्चन सब एग्जाम में आए हुए हैं। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से किस जिले को 2 भागों में बांटता है? कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे तो पहली बात तो अपन क्या कहते हैं? प्रवाह क्षेत्र है। तो अपवाह क्षेत्र को तो क्या कहते हैं? तोरावाटी। क्या कहते हैं? तोरावाटी कहते हैं। वहीं पर प्रवाह क्षेत्र को जो है वो 2 भागों में बांटने वाला कौन सा जिला है? झुंझुनू। अपने एक टोंक है, उस टोंक को कौन बांटती है? बनास नदी 2 भागों में काटती है। इसरदा बांध किस नदी पर बना हुआ है और इसकी जो कौन से जिलों से सीमा लगाता है? तो इसरदा बांध जो है टोंक और सवाई माधोपुर की जिलों के सीमा पर स्थित है और बनास नदी पर यह बनाया गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन लोग चलते हैं यहाँ पर और अपना क्वेश्चन आता है जल ग्रहण के आधार पर राजस्थान की नदियों का सही अवरोही क्रम। जल ग्रहण के बारे में यानी कि कैचमेंट एरिया के बारे में अगर अपने को बात करनी है तो सबसे पहले कौन आती है कैचमेंट एरिया में? तो कैचमेंट एरिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अपने कौन आएगी? उसमें आती है अपने लूनी नदी। लूनी आएगी, फिर बनास आती है, फिर चंबल आती है, फिर माही आ जाती है। इनके ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे अपन लोग चलते हैं हथमती या मेवा जो है मेशवा माजम किसकी सहायक नदियां हैं? तो हथमती, मेशवा या माजम किसकी सहायक नदियां हैं? तो हम लोग पढ़ के आए हैं ये सारी सहायक नदियां किसकी है? ये सारी सहायक नदियां होगी आपके साबरमती की। किसकी हो जाएगी? साबरमती की। पश्चिमी बनास के लिए आपको नाड़ियाँ याद रख लेनी है, ठीक है। क्या याद रख लेनी है? नाड़ियाँ याद रख लेनी है। निम्न में से कौन सी नदियाँ अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है? खंबात की खाड़ी में गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान में रखना है जबकि लूनी हो चुकी है। इसके अलावा आपके देखो इसके अंदर गिराने वाले तो केवल और केवल माही साबरमती है, लेकिन लूनी और पश्चिमी बनास को आप अलग कर लेना। ये कच्छ की खाड़ी में गिरने वाले यानी कि कच्छ के रण में कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। माही और साबरमती किस में जाती है? आपके बंगाल की खाड़ी में जाती है। किस में जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली नदियाँ कौन सी है? तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाने वाली नदी कौन सी है? तो ये देखो यहाँ पर माही और लूनी दिया गया, दो दो नदियाँ गई, ऑप्शन गलत है, ठीक है। बनास और साबरमती गलत ऑप्शन है। लूनी और पश्चिमी बनास ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। लूनी और पश्चिमी बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे अपन लोग चलते हैं यमुना नदी में मिलने वाली राजस्थान की नदियों का सही समूह कौन सा है? तो आपको पता है चंबल है, ठीक है, बनास नहीं है। चंबल है, बाणगंगा है, गंभीर है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे भी देख लो चंबल, माही नहीं होगा, ठीक है, इसके अंदर तो ऑप्शन है ही नहीं। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का अपना राइट आंसर हो जाएगा। कुकड़ी नाड़ी, सीपू सूखली किसकी सहायक नदियाँ हैं? हमने कहा था अभी नाड़ी आपको याद रखना है पश्चिमी बनास की। बाकी अगर सूखली आई है तो पश्चिमी बनास लगाना है और सूकड़ी आता है तो लूनी नदी लगाना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर? तो पश्चिमी बनास आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी सारी डी 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 आ रही है। मैंने कहा था डी आते ही क्या लगाना है? लूनी नदी लगाना है। जबकि अगर आप लोगों के इसमें नाड़ी आ जाए तो पश्चिमी बनास लगाना है। पश्चिमी बनास और बनास दोनों अलग अलग है। याद रहे ये क्लास एक बेसिक है, ये क्लास केवल बेसिक है। आपकी कल की क्लास में बंगाल की खाड़ी की जितनी भी नदियाँ उनको देखेंगे, फिर उसके बाद अरब सागर की नदियों को देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रेगुलर क्लासेस डेली के डेली लेते रहो। आधे घंटे की क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं है। एक सबसे बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्लास के अंदर बता देता हूँ, किसी भी विद्यार्थी को अगर कोई डाउट है तो हाँ, किसी विद्यार्थी तो आप आराम से, ये मेरे मोबाइल नंबर है 8619614309। आप आराम से जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टा पे नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह हो। एंड एक और बात कि हम लोग जो है एक फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं। फ्री टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने वाले हैं यानी कि मंडे से लेकर सैटरडे यानी कि सोमवार से लेकर शनिवार तक जितना भी पढ़ा है उसका
कंप्लीट रिवीजन के लिए हम लोग जो है टेस्ट सीरीज लाएंगे, जिस टेस्ट सीरीज़ के अंदर क्या होगा कि जितना भी सोमवार से शनिवार तक पड़ा उसका रिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद में ऐसे करते करते हर रविवार को एक्स्ट्रा ऐड होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 तारीख से लेकर सोमवार था और 6 तारीख तक आपका शनिवार आ चुका है। 7 तारीख को अगर संडे है तो 7 तारीख को 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का जो है रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 14 तारीख को फिर संडे आएगा, तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक जो पड़ा है उसको लिया जाएगा। ट्राई करेंगे, नहीं तो आपके जो है 8 तारीख से 14 तारीख तक को ऐड करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे 1 से 14 तक। और अगर पीवाईक्यू मिलते हैं तो ऐड कर देंगे, जिस टॉपिक के नहीं मिलेंगे उसको ऐड नहीं करेंगे, रिटर्न पीवाईक्यू भी देते जाएंगे। ऐसे करते करते पूरे महीने के एक साथ करेंगे, और फिर धीरे 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 पूरी सब्जेक्ट होने के बाद उस पूरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन एक साथ करेंगे, यानी कि फ्री टेस्ट सीरीज़। पर सर ये फ्री टेस्ट सीरीज़ कैसे मिलेगी, क्या ये फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा? तो देखो, पैसे वगैरह तो पे करने नहीं है क्योंकि ये तो फ्री है। आपको कुछ नहीं करना है, अपने यूट्यूब पर केवल और केवल 100 सब्सक्राइबर्स की फैमिली करवा दो। कितने? 100 सब्सक्राइबर की फैमिली, और क्या आ जाएगी? आपकी फ्री टेस्ट सीरीज़ आ जाएगी। एक और बात, हम लोग जो है ज्योग्राफी की मैराथन क्लास प्लान कर रहे हैं, जिसके अंदर कंप्लीट ज्योग्राफी की फ्लो चार्ट्स आ जाएंगे, कंप्लीट ज्योग्राफी के पीवाईक्यू आ जाएंगे। पर ये क्लास कब आएगी? ये क्लास तब आएगी जब अपने यूट्यूब पर 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब बाकी की बातें बाद में करेंगे, अभी अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से राज्य में प्रवेश करती है, कौन सी दिशा से? उत्तर दिशा में एकमात्र नदी हमने पढ़ा है घग्गर नदी। कौन सी? घग्गर नदी। अपवाद क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। इसके बाद देखो, राजस्थान की वह नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, यानी कि दक्षिण से प्रवेश किया फिर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ऐसी नदी कौन सी थी? चंबल नदी। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ये यू आकार में बहती है। ठीक है, ये नदी तो आपके यू आकार में बहती है, स्माही नदी। बाकी चंबल नदी उत्तर दक्षिण से प्रवेश करके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होती है। साबी नदी का प्रवाह किस दिशा की ओर है? हमने पढ़ा था पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर, पश्चिम की ओर, तो हमने पढ़ा उत्तर की ओर। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है ये असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऐड किया और नोट्स के अंदर भी इसको थोड़ा ऐड किया था। टोरडी सागर बांध किस जिले में स्थित है और किस नदी पर बना हुआ है? टोरडी सागर। तो टोरडी सागर आपके कौन सी नदी पर बना हुआ है? सहोदरा नदी पर। कौन से जिले में? टोंक जिले में। कौन से जिले पे? टोंक जिले के अंदर है, और इसके अलावा सहोदरा नदी पर यह बना हुआ है। नेक्स्ट देखो, मोरेल बांध किन 2 जिलों की सीमा पर स्थित है? तो मोरेल जो बांध है ये आपके सवाई माधोपुर में बना हुआ है, और यह दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर अवस्थित है। कौन सी? दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर। जो कौन सी नदी पर बना हुआ है? मोरेल नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी पर बना हुआ है? मोरेल नदी पर। नेक्स्ट देखो, कौन सी नदी टोंक जिले को 2 भागों में बांटती है? बनास नदी। कौन सी? बनास नदी। भाई कांतली नदी किसे 2 भागों में बांटती है? तो ये आपके झुंझुनू को बांटती है। किसे? झुंझुनू को 2 भागों में, अपने 2 भागों में काट देती है। जबकि बनास किसे काटती है 2 भागों में? टोंक जिले को। अब देखो, जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान की नदियों का सही क्रम है, यानी कि जल की उपलब्धता के आधार पर अगर हम देखें तो सही क्रम कौन सा होगा? तो सबसे पहले जो सही क्रम की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं, तो सबसे पहले देखो, अपने अभी जस्ट ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया था, एक क्वेश्चन अभी फिर से आ चुका है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा है। इसलिए आपको जो है वो जो ये सारणी है यहाँ पर, ये जो सारणी है ये इंपॉर्टेंट है। सारणी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सारणी है ये। आपको ये सारणी जो है याद रहनी चाहिए कि इसके अंदर जो जल उपलब्धता है ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको कैचमेंट एरिया याद होना चाहिए, नदी बेसिन आपको याद होना चाहिए, ये सारा आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए अब अपने टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक पर देखते हैं। तो यहाँ पर अपना टॉपिक जो है, अपना क्वेश्चन है, यहाँ पर आता है क्वेश्चन, ये आ चुका है। ठीक है, जल उपलब्धता के आधार पर अगर अपन देखते हैं तो देखो, जल उपलब्धता के आधार पर देखो तो यहाँ पर जो आएगा तो अपने सबसे पहले कौन सी नदी आएगी? चंबल। सेकंड नंबर पर बनास, थर्ड नंबर पर माही, और फोर्थ नंबर पर कौन आ जाती है? लूनी आ जाती है। डाटा याद हो मत हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो है ये क्रम याद होने चाहिए, और ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अपवाह तंत्र की दृष्टि से नदियों का सही प्रतिशत क्रम है, नदियों का सही प्रतिशत क्रम है, चंबल का 20.90 सही है, लूनी का 10.40 सही है। वहीं पर आप देखो यहाँ पर माही का और इसका बनास का, तो देखो यहाँ पर आपके थोड़ा उल्टा हो चुका है। ये जो है ये तो किसका है? बनास का है अपवाह तंत्र 9.80, और माही का कितना है? 4.80। तो ये थोड़ा गलत हो चुका है, इसलिए डी वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया। सी वाला तो वैसे ही गलत है, लूनी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से अरब सागर की अनुमानित दूरी कितनी है? अरब सागर की दूरी पूछी गई है। मैंने कहा था अरब सागर की दूरी तो आपकी कितनी है? 400 किलोमीटर। कितनी है? 400 किलोमीटर। वहीं अगर आपसे बंगाल की खाड़ी की पूछे, किसकी? बंगाल की खाड़ी की, तो वो है आपके 2400 से लेकर 2900 किलोमीटर। कितनी? 2400 से लेकर 2900 किलोमीटर। राजस्थान की वह एकमात्र नदी जिसका नाम 3 अपोहा तंत्रों में पाया जाता है वह खारी नदी है। हमने इसको बहुत हाईलाइट किया है। खारी नदी तीनों अपोहा तंत्र में पाई जाती है। और तीनों अपोहा तंत्र कौन से जिले से गुजरते हैं? तो वो कौन से जिले से गुजरते हैं? अजमेर जिले से गुजरते हैं। इसके बाद देखो, सर्वाधिक, अगर आप अजमेर जिला ना कहो तो अजमेर संभाग भी कह सकते हो, ठीक है। सर्वाधिक जिलों में प्रवाहित होने वाली जो है नदी कौन सी है? तो हमने पढ़ा था लूनी, उसके पहले सबसे पहले आती है लूनी। अब देखो लूनी यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद बनास आती है। लूनी के साथ बनास है क्या? नहीं है। चलो यहाँ पर लूनी के साथ बनास नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो चुका है। इसके अलावा इसमें लूनी है, इसमें लूनी है ही नहीं। इसमें लूनी है, इसमें नहीं है। इसमें लूनी है, बनास है, चंबल है। तो लूनी में कितने? 7 जिले। इसमें कितने? 6 जिले। इसमें कितने? 6 जिले। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंभीर नदी की सहायक नदियाँ निम्न में से कौन सी है? तो गंभीर नदी की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियाँ अट्टा, माची, बेसावट, ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर अपने आ रही है। चलिए ऑप्शन नंबर 2 ये गलत हो चुका है। मेज मांगली, घोड़ा पछाड़ नहीं, परवन, निवाज, आहू नहीं। आपके ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर रहेगा। अपनी जो क्लास है यहीं पर अभी के लिए ख़त्म होती है। अपन ने जो है आज बेसिक कवर कर लिया है, अपना कंप्लीट बेसिक जो है हमने इस क्लास के अंदर कवर किया है नदियों का। कल हम ट्राई करेंगे कि कंप्लीट बंगाल की खाड़ी की नदियाँ, हालांकि बहुत सारी है लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी की नदियों को कवर करें। थर्ड क्लास में हम अरब सागर को कवर करेंगे, फोर्थ में PYQ लाने का पूरा ट्राई किया जाएगा, ठीक है। जैसे अभी भौतिक प्रदेश में हुआ वैसे क्लासें आएगी और फुल डिटेल में फ्लो चार्ट से समझाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो, तो आप लोग स्पीड में मत जाना, क्योंकि अगर आप लोग जो है थोड़ी स्पीड आप कम कर लीजिए, उस पर देखिए आराम से क्लास को 30 मिनट में नहीं 45 मिनट में ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं। जितने मिनट की क्लास है एक की स्पीड में देखो, आधे घंटे की क्लास को आधे घंटे में देखो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बना रहे हो साथ में, 1 घंटे में ख़त्म करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लास को आराम से समझो, क्योंकि ये जो नोट्स है ना, ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाले। ये शॉर्ट नोट्स भी है तो ये फुल नोट्स भी है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स भी है तो ये फुल नोट्स भी है। साथ में आपको इन्हीं नोट्स के टेस्ट भी मिल जाएंगे। हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है। कहाँ पर हो रही है? केवल मेरिट मंत्रा पर। तो फिर इस बात पर आपको सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। और टेलीग्राम को ज्वाइन करके ये जो क्लास की PDF है इन्हें डाउनलोड कर लेना, अपने फ़ोन में सेव कर लेना, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।